हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रितिका भारद्वाज। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन फॉर द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हालांकि ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, क्लास 12 का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम क्विक रिविजन इस चैप्टर का करेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी और एक पेंसिल हमेशा की तरह लेकर बैठना है और जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगी, जो भी शॉर्ट फॉर्म्स बताऊंगी, उन्हें नोट कर लेना है। क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से आता ही आता है, ध्यान से रिवीजन करना है। नोट्स जो हैं चैप्टर के वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यही नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी टॉपिक्स आपके लिए जाते हैं उन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कैसे फटाफट से रिवाइज करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग, हमेशा की तरह जो हम करते हैं वो हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर इज अबाउट द फ्लावर। ऑब्वियसली, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स, तो हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो वील डिस्कस अबाउट द फ्लावर। उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसी के स्टेप्स पर, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, देन वील गो ऑन टू फर्टिलाइजेशन, फिर हम जाएंगे फर्टिलाइजेशन पर। आफ्टर दैट, अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वील गो ऑन टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे जैसे कि पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस। मैं इसमें भी आपको ब्रीफन कर देती हूँ थोड़े टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्लावर में तो हम उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस। भाई, गैमीट का बनना बहुत जरूरी है, तभी गैमीट ट्रांसफर होगा और फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गैमीट बेटा, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस जैसे ही हो गया, हमारे गैमीट्स बन गए, तो गैमीट्स को एक दूसरे के पास जाना भी तो पड़ेगा, तो गैमीट ट्रांसफर। सो वील गो विद द गैमीट ट्रांसफर। मोर स्पेसिफिकली पॉलिनेशन की बात करेंगे। ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें डिस्कस करना है सिंगेमी, ट्रिपल फ्यूजन and all together double fertilization, all together double fertilization. Then we'll move on to post fertilization, जहां पर हमारा जो ओवरी है वो क्या बना लेगी, फ्रूट बना लेगी, और जो ओव्यूल है वो सीड बना लेगा। तो we'll discuss about the fruit and the seed. After that remaining few topics जो कि थोड़े छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स क्या हैं? Those topics are polyembryony, apomixis. These are the topics that we are going to cover broadly. ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन नहीं कराऊंगी या फिर मैं पोलन एलर्जी नहीं कराऊंगी, पोलन का स्ट्रक्चर नहीं कराऊंगी। आई विल टीच यू एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। लेकिन ये मेजर हेडिंग्स हैं जिसमें हमें चैप्टर को कवर करना है। एनसीईआरटी को सामने रख के फटाफट से चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। ओके, सो वील डिस्कस अबाउट दी पार्ट्स ऑफ दी फ्लावर। जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर को हम डिवाइड करते हैं। फ्लावर के पास, हमने मॉर्फोलॉजी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि फ्लावर के पास चार वर्ल्स होते हैं, यानी कि 4 ग्रुप्स होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ऑलराइट, तो मैं उसको यहां लिख देती हूं, फिर हम उसे सेग्रीगेट करेंगे। तो 4 वर्ल्स हैं, 4 वर्ल्स हैं फ्लावर में। ठीक, फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? फ्लावर को हम बोलते हैं सेक्सुअल यूनिट ऑफ द प्लांट, है ना, द यूनिट विच इज इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर इज इन्वॉल्व्ड, फ्लावर इज
इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी के लिए बना है फ्लावर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वर्ल्स ऑफ फ्लावर की। तो वर्ल्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं देखेंगे जरा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक, मैं इस इमेज के साथ नहीं जाऊंगी, मैं अलग से एक डायग्राम बनाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे नीचे होगा बेस ऑफ द फ्लावर, ठीक, इसके ऊपर हमारे पास होगी ओवरी, this is the ovary, then we will have the male reproductive structure, ये female reproductive structure हुआ। male reproductive structure इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से male reproductive structures, and then we'll have colored sepals over here, colored sepals, और हमारे पास फ्लावर में कभी कभी ग्रीन कलर की ऐसी छोटी छोटी पेटल्स भी देखने को मिलती हैं। ऑल राइट, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। फटाफट से इसमें लेबलिंग करेंगे। ओके, सो वील गो विद द लेबलिंग। नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, ये मैंने टेढ़ा कर दिया है क्या? हाँ, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसल। ठीक, इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, the swollen portion, the base of the flower which is swollen is called as thalamus। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई थैलेमस का, it is thalamus। छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स आपको नीचे दिख रही हैं, which is the calyx, और एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेपल। तो ग्रीन वाली जो हमने बनाई है, this is सेपल, इसके वर्ल को हम बोलते हैं कैलिक्स। वर्ल का हमें ध्यान रखना है मेजरली। ठीक, इसके बाद हम ऊपर चलते हैं। पिंक कलर की जो पेटल दिख रही है, सबको पता है पिंक कलर की जो पेटल दिख रही है, दैट इज ऑब्वियसली अ पेटल। इसका वर्ल क्या कहलाएगा? कोरोला। ठीक, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आते हैं। दिस पोर्शन इज एंड दिस पोर्शन इज, ऊपर वाला ब्रॉड पोर्शन इज एंथर, नीचे वाला थ्रेड जैसा एक पोर्शन है, दैट इज फिलामेंट। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं व्हाट हैपन? स्टेमन, मतलब एंड्रोशियम। ठीक, अब हम आते हैं फीमेल पार्ट पर। तो फीमेल वाला जो पार्ट है उसको मैं अलग से यहां बना देती हूं, है ना। इट विल बी मोर क्लियर, सॉरी, it will be more clear. This portion, then this portion, and then this portion. Okay, so we all know ऊपर वाला sticky portion is what? It is stigma. फिर एक style that connects stigma and the swollen base is ovary. इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कार्पल। जो वर्ल है वो कहलाएगा गाइनोशियम। ठीक, नाउ द स्टोरी बिगिंस कि जो नीचे के दो वर्ल्स हैं, यानी कि कैलिक्स और करोला, कैलिक्स और करोला जो है उनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है एंड्रोशियम और गाइनोशियम का। इसीलिए कैलिक्स और करोला को हम नॉन असेसरी वर्ल्स बोलते हैं। लेकिन एंड्रोशियम गाइनोशियम के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो उन्हें हम उन्हें हम एसेसरी वर्ल्स बोलते हैं। सो कैलिक्स एंड कोरोला, एंड लिख देती हूं नहीं तो कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे हम, ठीक है, कि प्लस क्यों लगाया है। कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन एसेंशियल वर्ल, नॉन एसेंशियल वर्ल, जबकि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर एसेंशियल। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर
एसेंशियल वॉल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई। दिस इज द पार्ट्स ऑफ फ्लावर जिस पर क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं साइड हो जा रही हूं, देख लिया एक बार, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीजों की, गैमीट ट्रांसफर और पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैमीट ट्रांसफर की। ओके, एट फर्स्ट प्लेस गैमीट जेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो हमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स बनाने होंगे। तो वी आर गोइंग टू फॉर्म फीमेल गैमीट ऑल्सो, female gamete, and we are going to form male gamete. फीमेल गैमीट जो है उसका बनना क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। हमेशा ऐसे अगर कुछ कंफ्यूजन होता है आपको मेगास्पोरो और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, तो हमेशा कुछ ऐसे याद करना कि सबसे ज्यादा नखरे कौन करता है। सबसे ज्यादा नखरे लड़के करते हैं या लड़कियां करती हैं? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे लड़कियां ही नखरे करती हैं, और मैं बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हूँ, हाँ लड़कियां नखरे करती हैं। तो अगर लड़कियां नखरे करती हैं तो दे आर गोइंग टू बी मेगास्पोरोजेनेसिस, बहुत नखरे, मेगास्पोरोजेनेसिस। और जो मेल होगा उसका गैमीट बनना इन दी फ्लावर विल बी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो फीमेल गैमीट का बनना इज मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा यानी कि बहुत कुछ बड़ा होगा। व्हाट इज बड़ा? दी नखरे ऑफ द फीमेल। सो मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेल में होगा माइक्रोस्पोरो जेनेसिस। ऑल राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम इतने में? बढ़िया चल रहा है, इजी है। अब हम एक एक करके एक बारी फीमेल फीमेल गैमीट बना लेंगे और एक बारी मेल गैमीट बना लेंगे। ठीक है, तो मेल गैमीट से चालू करेंगे। मेल गैमीट में हमें पता होना चाहिए एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, तो एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें ये क्या हुआ, जिसमें आपके पास क्या होता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर देखना होगा। हालांकि यहां पर है स्ट्रक्चर, बट आई विल गो विथ मेकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ होता है। ठीक, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्टेमन। ऊपर वाला जो ये पोर्शन है इट इज एंथर, नीचे वाला जो ये पोर्शन है इट इज फिलामेंट। ठीक, अगर हम इसको देखें कि इसका कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, तो एक बार मैं आपको फ्लावर के पास ले चलती हूं। ठीक, यहां पर जो टुवर्ड्स द बॉडी है, टुवर्ड्स द बॉडी इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल, अवे फ्रॉम द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी इज प्रॉक्सिमल, अवे फ्रॉम द बॉडी इज डिस्टल। टुवर्ड्स द बॉडी प्रॉक्सिमल, दूर डिस्टल, पास प्रॉक्सिमल, दूर डिस्टल। किसके पास? बॉडी के पास प्रॉक्सिमल, बॉडी से दूर डिस्टल। अब इसमें देखो, बॉडी के पास वाला पोर्शन कौन सा है? दिस पोर्शन इज बॉडी के पास वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज बॉडी के पास वाला पोर्शन। तो सारी चीजें जो यहां पर आ रही होंगी वो कौन सा एंड कहलाएगा? प्रॉक्सिमल एंड। जो दूर जा रही होंगी वो कौन सा एंड कहलाएगा? डिस्टल एंड। पास वाला प्रॉक्सिमल, दूर वाला डिस्टल। पास वाला इसमें कौन सा है? ये वाला, टुवर्ड्स दी फ्लावर है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल, और दूर वाला इज कॉल्ड एज डिस्टल एंड। इसको मैंने क्यों बताया? क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है, PYQs है इस पे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एंथर की स्पेसिफिकली। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एंथर, तो एंथर मैंने कुछ इस तरीके का बनाया है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली एंथर जो है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो लोब्स होते हैं। ठीक है, और आपको ये जो इसका फिलामेंट है ये कहां पे जुड़ा हुआ दिखता है? बीच में, यानी कि फिलामेंट यहां कहीं जुड़ा रहता है। ठीक, अभी हम सिर्फ एंथर की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इसको ले रही हूं। तो यू कैन क्लियरली सी वी हैव टू लोब्स, 1 and 2, तो इट इज गोइंग टू बी बाइलोब्ड।
ठीक, कैसा होता है, बाइलोब्ड। अगर हम इसको बीच में से कट कर दें ऐसे, है ना, मतलब अभी मेरे पास ये एंथर है, एंथर को मैंने बीच में से कट लगाया, यहां से कट लगाया, और मैं फिर इसको ऐसे सामने से जब देखूंगी तो मुझे कैसा दिखेगा वो मैं बना रही हूं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा मुझे, ठीक है। तो एक लोब कौन सा वाला, देखो ध्यान से देखना, हाँ, एक लोब ये वाला और एक लोब ये वाला, क्लियर, दो लोब दिख रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी बाइलोब्ड। दोनों लोब्स के अंदर एक एक बैग होगा, एक एक बैग होगा, ठीक। एक लोब के अंदर दो बैग्स हैं, टोटल कितने हुए, 4 बैग्स हो गए। एक लोब के अंदर कितने बैग हैं, 2 बैग, तो हम इसे कहते हैं डाइथीकस। एक लोब कैसा है, डाइथीकस, एक लोब कैसा है, डाइथीकस। और इस बैग के अंदर यहां पर ये वाला जो मैंने कलर कर दिया, स्पेसिफिकली मैं दूसरा कलर अगर ले लूं तो आपको इजी रहेगा। इस बैग के अंदर यहां पर, ठीक है, कितने माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं, कितने ग्रीन कलर से जितने कलर किए हैं वो सब माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रीन कलर से आपको कितने दिख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं बेटा, टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। बाइलोब्ड, 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स जो हैं, एक एक लोब के अंदर 2 बैग हैं, तो डाइथीकस। और टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी टेट्रास्पोरेंजिएट। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, इजी है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है, स्पोरोजीनस टिश्यू फिल्ड है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्वेश्चंस आते हैं इस एंथर की लेयर्स पे, तो कितनी लेयर प्रेजेंट है, क्या लेयर्स हैं, फटाफट से देखते हैं, ठीक है। सो वी विल सी द लेयर्स, ठीक। आउटर लेयर एक मैंने बनाई, ये वाली, दिस इज द आउटर लेयर। इसके बाद एक अंदर वाली लेयर, मैं उसे दूसरे कलर से बना देती हूं, अरे ठीक, 2 लेयर बन गई, तीसरी लेयर बनाते हैं, दिस इज दी 3rd लेयर, ठीक। फिर हम 4th लेयर बनाते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने इसमें न्यूक्लियस ज्यादा बनाए हैं, एक सेल में ज्यादा न्यूक्लियस बनाए, ध्यान रखना है इस बात का, दिस इज फॉर अ पर्पस। फिर हम बनाते हैं सेल्स, ठीक, ये कुछ टिश्यू अंदर फिल्ड है, डन। अब एक एक करके लेबलिंग करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर छूट जाएगा तो छूट जाएगा, इसीलिए अगर साथ में चलोगे तो जल्दी से अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहली वाली लेयर कहलाती है बेटा एपिडर्मिस, ठीक। दूसरी वाली लेयर, ब्लू वाली लेयर, ठीक है, मैं इसे क्या करूं, इसी कलर से बनाती हूं जिस कलर से मैंने लेबलिंग की है। ये वाली जो लेयर है, इट इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। देन वी हैव अनदर लेयर, देन वी हैव, कौन से ग्रीन कलर से बनाई है, तो मैं ग्रीन कलर का वो बना देती हूं, ठीक है। ग्रीन कलर वाली जो लेयर है, इट इज कॉल्ड एज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर जिसमें मैंने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनाए ना बेटा, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनाए हैं, ये मैं इसकी बात कर रही हूं, इसे हम कहते हैं
टेपेटम, और टेपेटम के अंदर ये जो ब्लू वाले सेल्स बनाए हैं, what are these cells? These cells are nothing but the tissue. Group of cells form the tissue. कौन सा टिश्यू? स्पोरोजीनस टिश्यू, अभी बताया था. So it is स्पोरोजीनस टिश्यू. स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है. अब हमें जो यहां पर दिख रहा है, हम उसी के ये जो लेयर्स हैं इनको यहीं पे डायग्राम के साथ डिस्कस कर लेते हैं. जो पहली एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, और हमेशा आउटर मोस्ट लेयर, घर की चार दीवारी हमें प्रोटेक्ट कर रही है तो आउटर मोस्ट लेयर हमेशा प्रोटेक्शन का काम करती है, और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है. क्या बताया मैंने? प्रोटेक्टिव है, आउटर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है. दूसरा हम आते हैं एंडोथीशियम. आपको ये दिमाग में आएगा कि मैम जब अंदर वाली लेयर को हम एंडोथीशियम कह रहे हैं तो बाहर वाली को एक्सोथीशियम क्यों नहीं कह रहे, एपिडर्मिस क्यों कह रहे हैं? बाहर वाली जो हमारी लेयर होती है हमेशा एपिडर्मिस होती है, हमारी भी एपिडर्मिस है इसलिए हम उसको एपिडर्मिस बोल रहे हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है. पर अगर यही एपिडर्मिस थिक हो जाए तो उसको हम एक्सोथीशियम कहते हैं. अगर यही एपिडर्मिस थिक हो जाए, यही एपिडर्मिस अगर थिक हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सोथीशियम. So this layer epidermis is outermost protective and single layer. लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो बस याद करना है अपन को, हम रिवाइज कर रहे हैं. एंडोथीशियम जो होती है ये इसके अंदर वाली लेयर है जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फॉर दी डेहिसेंस. ये काम करती है डेहिसेंस में. डेहिसेंस मतलब ओपनिंग अप ऑफ एंथर. कैसे काम करती है? इसके जो सेल्स होते हैं वो बड़े बड़े ऐसे होते हैं. इसके जो सेल्स होते हैं उनमें पानी भरा होता है, ठीक है, तो वो रिजिड होते हैं. अब इसके अंदर सोचो पानी भरा है, लेकिन अगर मैं इसका पानी निकाल लूं तो इसकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी? अगर मैंने इसका पानी निकाल लिया, ये मैंने 4 सेल्स रखे, चारों सेल्स का अगर मैंने पानी निकाल लिया तो ये कुछ ऐसे सेल्स हो जाएंगे, है ना? कैसे हो जाएंगे? थोड़े से रिंकल्ड हो जाएंगे, राइट? अगर ये रिंकल्ड हो जाएंगे तो आप देख पा रहे हो इनके बीच में स्पेसेस हो जाएंगी, और जैसे इनके बीच में स्पेसेस होंगी तो सेल विल स्टार्ट टू ओपन. सेल क्या होगा? ओपन होने लगेगा, तो डेहिसेंस ऑफ एंथर होने लगता है. ठीक, इसके बाद हम आते हैं मिडिल लेयर पे. मिडिल लेयर और टेपेटम दोनों का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, दोनों का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. और जो मिडिल लेयर है वो जल्दी से टूट जाती है तो उसे एफिमेरल भी कहते हैं. टेपेटम की अगर हम बात करें तो टेपेटम के बहुत सारे काम हैं. टेपेटम के क्या काम है? देखो मैं यहां लिख देती हूं, ठीक. टेपेटम जो है वो हेल्प करता है पोलन किट बनाने में, बहुत इंपॉर्टेंट, पोलन किट बनाने में हेल्प करता है. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ स्पोरोपोलेनिन बनाता है, पोलेनिन बनाता है. स्पोरोपोलेनिन बनाने के साथ साथ कैलेज एंजाइम बनाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैलेज एंजाइम बनाता है जो हमको कहाँ हेल्प करेगा? जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे उसमें हेल्प करेगा. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हमने ये सब कर लिया है. अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ. ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस. यहीं से एंथर खुलता है, तभी तो इसके अंदर से पोलन ग्रेन बाहर आएंगे. तो लाइन ऑफ डेहिसेंस. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर आते हैं. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेटा, जो इसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू है ना, देखो ये जो ब्लू वाले सेल्स बनाए हैं ये पूरा स्पोरोजीनियस टिश्यू है. इसी स्पोरोजीनियस टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को बोलने लगती हैं कि भाई मैं ही सबसे बड़ी हूं, मैं ही हूं जो सेल हूं, बाकी मेरे आगे कुछ नहीं है. ठीक है, मुझ में ही पूरा दम है, बाकी सारे पानी कम है, ऐसा सोचने लगता है स्पोरोजीनियस टिश्यू का हर एक सेल, और वो अपने आप को हर चीज से बड़ा मानने लगता है. यानी कि वो बन जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल. एक एक जो सेल है वो क्या बन जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल. इतनी बात क्लियर? माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएगा. ठीक है, पोलन ग्रेन पे अपन बाद में आएंगे. तो भाई देखो, इसमें सबसे पहले क्या होगा? ये एक सेल था, इसने अपने आप को सोचा कि बाकी सारे कम है, मुझ में ही पूरा दम है, तो ये एक सेल क्या करेगी? खुद ही डिवाइड करने लग जाएगी, मैं ही बनाऊंगी पोलन.
कोई और नहीं बनाएगा। एंड व्हेन दिस सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, जब ये डिवाइड करने लगेगी ना, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस करेगा और ये बना लेगा 4 सेल्स, ये बना लेगा 4 सेल्स इस तरीके से, ठीक। अब इन चारों सेल के अराउंड एक कोई लेयर होती है जो इन चारों सेल को जोड़े रखती है। भाई देखो, एक सेल है, एक सेल से फिर 4 सेल बन गए, तो ये चारों सेल अलग अलग भी तो बिखर सकते थे, लेकिन ये अलग अलग तो नहीं बिखरे, ये अभी तो साथ में ही थे, तो इनको पकड़ के किसने रखा, कैलोस वॉल होती है, इसको पकड़ के रखने वाली कैलोस वॉल होती है, जो इस तरीके से इनके पास प्रेजेंट होती है और इन चारों सेल्स को जोड़ के रखती है। तो अभी टेपिटम ने कैलेज एंजाइम बनाया था ना बेटा, तो बस कैलेज एंजाइम यहां आएगा और इस वॉल को ब्रेक कर देगा, इस वॉल को ब्रेक कर देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएंगे 4 सेल्स इस तरीके से, ठीक। जब ये 4 सेल्स पहली बार बने थे तो इसे हम कहते हैं, ये चिपके हुए थे ना सारे साथ में, तो मैं इसे मिटा देती हूँ, 1 मिनट पहले नाम लिख देती हूँ, फिर अपन ये बनाएंगे। ये चारों साथ में चिपके हुए थे और 4 सेल हैं, तो इसे हम, और कौन से सेल हैं, माइक्रोस्पोर सेल्स हैं, तो इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक। माइक्रोस्पोर टेट्राड के 4 सेल्स को मैं यहां ब्रेक कर ले रही हूं, तो ये 4 सेल्स ऐसे अलग अलग हो गए। इतनी बात क्लियर। अब मैं एक के साथ क्या हुआ वो बताऊंगी, सबके साथ वही होगा। तो एक के साथ क्या हुआ बेटा, एक के साथ क्या हुआ, देखो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले तो सेल बड़ा होगा, ठीक, सेल एनलार्ज होगा, इसके अंदर बड़ा सा वैक्यूल बन जाएगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं वैक्यूलराइजेशन। बड़ा सा वैक्यूल बन गया, तो न्यूक्लियस हम यहां कर ले रहे हैं, ये वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल बन गया इस एक सेल के अंदर। सबके साथ ऐसे होगा, सारे सेल्स बड़े होंगे, सेल एनलार्ज होंगे, उनके अंदर बड़ा बड़ा वैक्यूल आ जाएगा, सेल एनलार्ज, उनके अंदर बड़ा बड़ा वैक्यूल आ गया, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे वैक्यूलराइजेशन, वैक्यूलाइजेशन, वैक्यूलाइजेशन हो जाएगा, वैक्यूल बन गए, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसके अंदर जो मेटाफेज प्लेट, देखो सेल डिवीजन होती है तो क्या बनेगा, सेल डिवीजन जब भी होता है तो मेटाफेज आता है, मेटाफेज में इक्वेटर पर सेल के अंदर मेटाफेज प्लेट बनती है, बिल्कुल बीचों बीच। तो ये बीचों बीच ना बन के कहीं ऊपर नीचे बन जाती है, ऊपर नीचे बन जाती है, और ये सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस कैसे देखने को मिलते हैं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस मिलेगा और एक छोटा सा न्यूक्लियस मिलेगा। तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, ऐसे 2 सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। जब तक ये कहानी यहां थी दैट वाज वेल एंड गुड। जैसे इसमें 2 सेल बनने लगते हैं, इसके बाहर एक आउटर लेयर बन जाती है, ठीक, आउटर लेयर बन जाती है। नाउ दिस इज फॉर्मिंग अ पोलन ग्रेन, जिसमें जो बड़ा वाला सेल है इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा वाला सेल है वो कहलाता है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम है खाना देना, वेजिटेटिव सेल का काम है खाना देना, जनरेटिव सेल का काम है गेमीट बनाना। अब ये जो स्टेज है, यहां पर आपको 2 सेल्स दिख रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो 2 सेल्स दिख रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज। क्या कहते हैं, 2 सेल्ड स्टेज। और इसके आसपास ये जो एक लाइन आ गई है ना, जो एक कवरिंग आ गई है, ये वाली जो मैंने कवरिंग बनाई है, ये कवरिंग क्या कहलाती है, ये कवरिंग है स्पोरोपोलिनिन की, स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग है बेटा, ठीक है। तो ये यहां पर हमें क्या दिख गया है, ये हमें दिख गया है पोलन ग्रेन। यहां से जब चालू हुए थे तो यहां पर कितनी प्लॉइडी थी, इट वाज 2n, दी प्लॉइडी वाज 2n। और जब पोलन ग्रेन बना तो प्लॉइडी क्या हो गई, प्लॉइडी विल बी n। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहां पर रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस हुई होगी। ऑल राइट, इतनी बात क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट।
अब जब पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा तो क्या क्या होगा, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस डायग्राम को यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये वेजिटेटिव सेल दिख रहा है, वेजिटेटिव सेल, और ये क्या दिख रहा है, जेनरेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो 2 सेल स्टेज कौन सी थी, ये एक सेल है, ये छोटा सा सेल है, ये बड़ा वाला सेल है, क्लियर। छोटा वाला सेल कौन है, जनरेटिव सेल, बड़ा वाला सेल कौन है, वेजिटेटिव सेल, जिसको हमने पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, 2 सेल्ड स्टेज है, जो कि देखा जाता है कहां पर, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में यही होता है। ऐसा आपकी एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लिखी हुई है, जिस पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़े, इसी में कभी कभी कुछ पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, अच्छा, पोलन ग्रेन की स्पोरोपोलेनिन बनाना नहीं भूलना, ठीक। कभी कभी क्या होता है, इसी सेल में ये जो 2 जनरेटिव सेल हैं ये भी स्प्लिट कर जाते हैं और 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक, इस तरीके से, और एक बड़ा सेल दिखता है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 3 सेल स्टेज, वेजिटेटिव सेल 1, जबकि जनरेटिव सेल कितने हैं, 2, इसे हम कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। फटाफट से स्ट्रक्चर देख लेंगे, सेल ये है, आउटर वॉल ये है, ठीक, एक जगह पे आउटर वॉल एब्सेंट है। आउटर वॉल किसकी बनी होती है, आउटर वॉल को क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, ओके, आउटर वॉल को एक्साइन बोलते हैं। क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा, 1 मिनट, आई विल चेक। एक्साइन जो बनी है स्पोरोपोलेनिन की, किस चीज की बनी है, स्पोरोपोलेनिन। अंदर वाली जो वॉल है वो कहलाती है इंटाइन, जो बनी है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। एक जगह स्पोरोपोलेनिन में एब्सेंट है हमारी ये एक्साइन, उस जगह को हम कहते हैं जर्म पोर, और यहां पर ये 2 मेल गैमीट हैं, 2 मेल गैमीट हैं इस तरीके से, और एक बड़ा सेल है, दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दीज आर मेल गैमीट्स, ठीक है। ये क्या कहलाता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। इतनी बात क्लियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, क्लियर। फटाफट से नोट कर लो। अब पोलन की कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं, वो हम देखेंगे क्या है। अच्छा, अच्छी बातों में और बुरी बातों में जब हमें पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना है, अच्छी बातें यानी कि पोलन ग्रेन कहां पर किस तरीके से यूज होता है, और बुरी बातों में मतलब पोलन ग्रेन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूं किस बारे में, मैं बात कर रही हूं पोलन से होने वाली एलर्जी के बारे में, पोलन से होने वाली एलर्जी। तो पोलन ग्रेन से जब एलर्जी होती है तो कौन से टाइप के पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, यूजुअली जो विंड पॉलिनेटेड वाले होते हैं ना प्लांट्स, उनके पोलन से होती है। क्यों, क्योंकि विंड पॉलिनेटेड पोलन जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, दे आर लाइट इन वेट, तो वो हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं तो वो एलर्जी कॉज करते हैं व्हेन इनहेल्ड इन, अगर इनहेल कर लिया जाए तो प्रॉब्लम कॉज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बोला विंड पॉलिनेटेड, तो टेक्निकली आपकी बुक में लिखा है एनीमोफाइली शो करने वाले, तो एनीमोफाइली शो करने वाले, एनीमोफाइली यानी कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट, एनीमोफाइली शो करने वाले प्लांट्स या शो करने वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं, दे कॉज एलर्जी। तो एलर्जी में वो क्या करा देते हैं, क्या क्या हो सकता है एलर्जी से, एलर्जी से हो सकता है जब इनहेल करोगे तो नोज में प्रॉब्लम होगी सबसे पहले, तो रनिंग नोज हो सकता है, ठीक, रनिंग नोज हो सकता है। अब अगर नाक में से पानी आ रहा है तो आंख में से भी पानी आएगा, तो रनिंग आईज हो सकता है, रनिंग आईज हो सकता है, इसी को राइनाइटिस बोलते हैं बेटा, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन हो जाना, ठीक, ऐसे ही एलर्जी हो जाना, इन्फेक्शन भी नहीं बोलेंगे, एलर्जी, बॉडी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो कर रही है। इसी से आने वाले फीवर को हम हे फीवर बोलते हैं,
ठीक, और फिर जब आप इसको इनहेल कर लेते हो तो ये आपके ब्रोंकाई में चला जाता है और ब्रोंकाई में भी इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग करा देता है, इन्फ्लेमेशन करा देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, उसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पोलन ग्रेन से। ऑल राइट, इतने में क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छी बातें क्या है पोलन ग्रेन के बारे में कि पोलन ग्रेन्स आर ऑल्सो यूज्ड एज, यूज ऑफ पोलन ग्रेन, यूज ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को बेटा यूज किया जाता है टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? टैबलेट्स या फिर सिरप्स के फॉर्म में। ठीक, टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में कहाँ यूज करते हैं? जब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है वहां यूज करते हैं। जैसे कि हम इसको हॉर्स में यूज करेंगे, एथलीट्स में यूज करेंगे। सो इट इज यूज्ड इन हॉर्स एंड एथलीट्स, जहां पर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हॉर्स एंड एथलीट को हम ये क्यों दे रहे हैं? हम ये दे रहे हैं किस लिए? उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज दी परफॉर्मेंस, टू इंक्रीज दी परफॉर्मेंस, टू इंक्रीज दी परफॉर्मेंस, ये यूज होते हैं। क्लियर? इतने में कोई परेशानी तो नहीं किसी को? अब आता है एक और पार्ट ऑफ दी पोलन ग्रेन जो कि है पोलन वाइबिलिटी, जो कि क्या है? पोलन वाइबिलिटी, यानी पोलन कब तक चलेगा, जो डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि पीएच, अमाउंट ऑफ फूड लेफ्ट इनसाइड दी पोलन। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पोलन वाइबिलिटी मतलब केपेबिलिटी ऑफ पोलन टू हैव समथिंग इन इट एंड फंक्शन, वो अपना फंक्शन कर सके, उसके लिए उसको क्या चाहिए भाई? अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या आप फंक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर पोलन के पास रिजर्व्ड फूड नहीं बचा है तो वो भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। यानी कि वेजिटेटिव सेल जो उसको खाना खिलाने वाला था, अगर वो खत्म हो गया तो क्या होगा? तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। एक चीज। दूसरा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और पीएच। ठीक, तो पोलन वाइबिलिटी, पोलन यहां लिख रही हूं मैं, हाँ, पोलन वाइबिलिटी, पोलन वाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है फॉर अ पोलन टू फॉर्म पोलन ट्यूब, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। इसको आप ऐसे समझो कि भाई पोलन अगर काम करने लायक है तो ही वो पोलन ट्यूब बना पाएगा, और अगर काम करने लायक नहीं है तो वो पोलन ट्यूब बना नहीं पाएगा। और इसको अफेक्ट कौन कर सकता है? पोलन वाइबिलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड पीएच। एक मिनट, आई विल राइट इट अगेन। ह्यूमिडिटी एंड pH। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पोलन टू फॉर्म पोलन ट्यूब। रिजर्व्ड फूड मटेरियल अगर है तो काम कर पाएगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो वाइबिलिटी है वो अप टू 30 मिनट्स होती है, जैसे कि सीरियल्स की, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सालों तक चल जाता है, जैसे कि हमारे यूजुअली जिम्नोस्पर्म्स में देखा जाता है। ठीक है, ये इतनी बातें तो एटलीस्ट आपको याद रखनी ही है। ऑलराइट, अबाउट द पोलन ग्रेन। ठीक, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज अबाउट दी गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, दूसरा, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके क्या क्या होते हैं। ऊपर ये स्टिग्मा होता है, नीचे एक स्टॉक होती है, स्टाइल। स्टिग्मा हमेशा स्टिकी होता है टू रिसीव दी पोलन ग्रेन। स्टाइल जो है वो स्टिग्मा को और नीचे स्वोलन जो ओवरी है उसको कनेक्ट करेगी, और ओवरी जो है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा ओव्यूल। ओव्यूल, अब ओव्यूल के अंदर ही क्या बनेगा? ओव्यूल के अंदर ही बनेगा मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल पहले, उसके बाद मेगास्पोर और अल्टीमेटली फिर पूरा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जिसमें एग प्रेजेंट होगा।
ये 3 स्ट्रक्चर्स हमने पहले भी पढ़े हैं, हमारे लिए कुछ नया नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको कार्पल। तो बेटा अगर किसी भी फ्लावर में सिर्फ एक कार्पल है, ठीक, एक कार्पल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी। एक से ज्यादा कार्पल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी। ओनली वन कार्पल इज प्रेजेंट, कार्पल जो है, ठीक, अगर ये 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोनो कार्पिलरी। मोर देन 1 है, मोर देन 1 है अगर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी। ठीक, ठीक है। इसके बाद ये जो कार्पल हैं ये फ्यूज्ड भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है, या फिर ये फ्री हैं, दो ही कंडीशन हो सकती है। अगर एक से अधिक मल्टी कार्पिलरी अगर हुई तो हो सकता है वो फ्यूज्ड हो सकता है वो फ्री हो। फ्यूज्ड होगा तो क्या कहलाएगा? फ्यूज्ड होगा तो कहलाएगा सिंकार्पस। और बेटा अगर जुड़े हुए नहीं हैं, फ्री हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? एपोकार्पस। ठीक, ये इतनी बात समझ में आ गई, ये जनरल बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सपोजिंगली मैं यहां बना लेती हूं, ठीक, दिस इज द ओवरी, ठीक है। ये स्टिग्मा है, ऊपर वाला पोर्शन विच इज स्टिकी, देन वी हैव स्टाइल एंड देन वी हैव अ स्वोलन बेस, दैट इज द ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ठीक, ये आपकी ओवरी है। ओवरी और ओव्यूल के बीच में जो खाली जगह है वो खाली जगह क्या कहलाती है? लॉक्यूल। ठीक, जहां पर ओव्यूल ओवरी से अटैच्ड होता है, जहां पर ओव्यूल ओवरी से अटैच्ड होता है, उस जगह जहां पर ये अटैच्ड होगा उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। ठीक, अब बात करते हैं कि ओव्यूल के अंदर क्या है। अगर हम, ये तो हमें समझ में आ गया, ये गाइनोशियम, मैं इसे भी मार्क कर दूं क्या? ये है स्टिग्मा और ये है स्टाइल। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इस ओव्यूल के अंदर क्या है। ओव्यूल जो होता है वो बेसिकली ऐसा होता है अलग अलग शेप का होता है, ठीक है। अगर ओव्यूल सीधा है तो बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। ओव्यूल अगर सीधा है तो क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपस। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, अगर ऐसा ओव्यूल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज स्ट्रेट, राइट, ये स्ट्रेट है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल विच इज स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये जो है ये 180 डिग्री पे घुमा हुआ होता है ऐसे। इट इज रोटेटेड एट 180 डिग्री। कितने डिग्री पे रोटेटेड होता है? 180 डिग्री पे रोटेटेड होता है यूजुअली हमारा ओव्यूल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ओव्यूल के अंदर क्या होगा? ओव्यूल के अंदर यहां पर बहुत सारा कुछ टिश्यू फिल्ड है। ओव्यूल के अंदर यहां पर बहुत सारा कुछ टिश्यू फिल्ड है, ठीक। उस टिश्यू पर क्वेश्चन बहुत आता है, उस टिश्यू पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये टिश्यू क्या काम करेगा, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है जो आप आखिरी में पढ़ोगे पॉली एम्ब्रियोनी में। इस टिश्यू को, यहां पर जो पूरा का पूरा टिश्यू फिल्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूसिलस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो बाहर के स्ट्रक्चर है ना, ये
और ये, इनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स जो अंदर है वो कहलाएगा इनर। तो इंटेग्यूमेंट्स की दो आपको लेवलिंग मिलेंगी, एक इनर जो अंदर की साइड है, दूसरा आउटर जो बाहर की साइड है। ठीक है, रादर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि मैं मार्क ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर कल कोई बोलेगा मैम ने तो एक ही मार्क किया था। चलो, आई विल यूज अनदर कलर। बाहर वाला जो है इट इज आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाला जो है इट इज इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक, अंदर वाला इज इनर इंटेग्यूमेंट। अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या? मैं फिर से मिटा के लिख दूं? चलो हम ऐसा करते हैं, अलग से बना लेते हैं। चलो, ओव्यूल बना रही हूं मैं यहां पे। कौन सा बना रही हूं मैं? ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको इसके स्ट्रक्चर्स बता रही हूं। ठीक है, ये जो है ये क्या है? एक स्टॉक है, ऐसा समझ लो, ओव्यूल की एक स्टॉक है। ठीक है, फ्यूनिकल बोलते हैं इसको। फिर ये है आउटर इंटेग्यूमेंट, ये वाला अंदर वाला क्या है? इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक, अंदर वाला इनर इंटेग्यूमेंट। इसके बाद इसके अंदर पूरे में एक टिश्यू भरा है, पूरे में एक टिश्यू भरा है। ठीक है, पूरे में एक टिश्यू फिल्ड है। दैट टिश्यू इज न्यूसिलस। ये टिश्यू बेटा क्या है? न्यूसिलस। बहुत काम का, इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसी का मेन काम है, आगे जाके हमें समझ में आएगा जब हम फॉर्म करेंगे मेगास्पोर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि यहां पर जहां पर ये स्टॉक कनेक्टेड होगी, उस पोर्शन जहां पर कनेक्टेड होगी, यानी कि वो जगह जहां पर स्टॉक ऑफ द ओव्यूल कनेक्टेड है, वो पोर्शन कहलाता है हाइलम। वो पोर्शन क्या कहलाता है? हाइलम। ये वाला जो एंड है इट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। ठीक, और ये वाला जो एंड है इट इज कॉल्ड एज चलाजल एंड। ठीक, इतनी बातें आपको इसके स्ट्रक्चर में याद रखनी है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट हम देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ। ठीक, तो बेटा देखो यहां पर जो ये सेल है ना न्यूसिलस के, ये न्यूसिलस के सेल्स हैं। ये न्यूसिलस का एक सेल हम ले लेंगे और फिर हम उसी सेल के ऊपर पूरी बातें करेंगे। न्यूसिलस का एक सेल ले लेंगे और उसी सेल के ऊपर पूरी बातें करेंगे। एक सेल इसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा? बस अपुनिच सब कुछ है वाला स्ट्रक्चर जैसा वहां हुआ था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, एक सेल एक सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने यहां से एक सेल उठा ली जो बन चुकी है मेगास्पोर मदर सेल। सो आई हैव मेगास्पोर मदर सेल। मेरे पास क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है, और ये रही वो मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर? मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है? डिवाइड करना चालू करेगी। जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करना चालू करेगी तो इसके साथ जो सेल का फॉर्मेशन होता है, देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती थी? 4 सेल बनाती थी, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते थे। उसी तरीके से ये सेल भी 4 सेल बनाएगी, लेकिन हम इसको मेगास्पोर टेट्राड नहीं बोलेंगे। क्यों? उसका एक रीजन है। ठीक है, ये क्या करेगी अपना, मैं इसको ऐसा करती हूँ, सॉरी, ठीक है, अपन ऐसा कर लेते हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक, ये बनाएगी 4 सेल। तो इसके 4 सेल्स कौन से हैं जरा देखो। एक सेल
एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, 4 सेल्स बना दिए इसने, ठीक है। चारों सेल का ये न्यूक्लियस है, वरना आप बोलोगे मैम बिना न्यूक्लियस का सेल। ये न्यूक्लियस कैसे बनाती है? माइक्रोपाइलर एंड से चलाजल एंड तक की तरफ, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है। ऐसे ही सीधे 4 सेल बना लेगी, ठीक है। ये क्या करेगी? सीधे 4 सेल बना लेगी। सपोजिंगली ये माइक्रोपाइलर एंड था, ये माइक्रोपाइलर एंड था, और ये चलाजल एंड था, यहां पर चलाजल एंड था। तो आपको पता है इसमें से 3 जो सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, एक सेल बचेगी। 3 सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे, एक सेल बचेगी। तो डीजनरेट होने वाले सेल कौन से हैं? ये माइक्रोपाइलर एंड के साइड वाले तीनों डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक। बचा कौन हमारे पास? बचा हमारे पास सिर्फ ये वाला सेल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब सोचो एक सेल से 4 सेल बने, कौन सा डिवीजन हुआ होगा? मियोसिस, मियोसिस हुई होगी, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा? ये जो मेगास्पोर है, ठीक, ये क्या है? अभी मेगास्पोर एक सेल है ना। ये मेगास्पोर मदर सेल ने 4 सेल बनाए, माइक्रोपाइलर एंड वाले जो थे 3 वो डीजनरेट हो गए, और यहां पर चलाजल एंड वाला आगे जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर करें किससे? माइक्रोस्पोर वाला जो प्रोसेस था उससे, तो वहां पर चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल होते हैं, लेकिन यहां पर 3 माइक्रोस्पोर खत्म हो जाते हैं। एक माइक्रोस्पोर का सेल, तीनों माइक्रोस्पोर बोल रही हूं, चारों जो मेगास्पोर बने उसमें से 3 मेगास्पोर खत्म, एक मेगास्पोर आगे जाएगा। अब जब ये एक मेगास्पोर जाएगा आगे, तो इसके अंदर जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? माइटोसिस। अभी कोई रिडक्शन नहीं करना, उसमें से भी इसके अंदर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। अब ये सेल हम यहां आगे ले आए, ये सेल यहां आगे ले आए, ठीक। अब तुम सोचो इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस। तो इस सेल के अंदर फिर हमने क्या कराई? माइटोसिस, माइटोसिस कराई। माइटोसिस क्यों करा रहे हैं? इक्वेशनल डिवीजन ही करना है, अब हमको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइटोसिस हुई, और माइटोसिस होने के बाद इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखने लगे। 2 न्यूक्लियस क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई, ओनली, दूसरे कलर से लिख देती हूं, डिफरेंशिएट हो जाएगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। सिर्फ देखो न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, नो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, ठीक। तो एक बार माइटोसिस हुई, 2 न्यूक्लियस बने, फिर से माइटोसिस हुई तो कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? अब हो गए होंगे 4 न्यूक्लियस। तो ये हमने बना लिए 1 2, ये 3 4, ठीक। यहां पर माइटोसिस एक बार हुई, यहां पर फिर माइटोसिस हुई, फिर आगे फिर से एक बार माइटोसिस हुई, ठीक, फिर से एक बार माइटोसिस हुई। तो कितने हो गए? 4 थे तो 8 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से एक और माइटोसिस होने पर कितने न्यूक्लियस बन गए? 8 न्यूक्लियस बन गए। अब क्वेश्चन यहां भी पूछा जाता है कि माइटोसिस कितनी बार हुई थी, तो माइटोसिस कितनी बार हुई? 1 2 3, सो इट हैपेंड 3 टाइम्स, ठीक। 3 बार माइटोसिस हुई, 8 न्यूक्लियस बन गए। अब ये 8 न्यूक्लियस अरेंज होने लग जाएंगे एक दूसरे के साथ। अरेंज कैसे होंगे? अरेंज ये ऐसे होंगे कि इनका ये वाला न्यूक्लियस ऊपर आ जाएगा और ये वाला न्यूक्लियस नीचे आ जाएगा बीच में, बाकी 3 न्यूक्लियस ऊपर 3 न्यूक्लियस नीचे। इसका अरेंजमेंट देखो कैसा हुआ होगा,
इसका अरेंजमेंट ऐसा हुआ कि 4 न्यूक्लियस ऊपर थे, 4 न्यूक्लियस नीचे थे। ठीक है, मैं यहां पर एक बना देती हूं, ऐसी सिचुएशन थी। ठीक, एक ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो 2 न्यूक्लियस हमको यहां बीच में दिख रहे हैं। ठीक, एक इसमें से एक न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा, है ना, और अभी मैंने उसे हटा दिया जो मूव किए हैं। अब जो बचे हैं पहले वो देखो, तो 3 नीचे बचे हैं, 3 ऊपर बचे हैं, तो ये 3 हो गए, ये इन्होंने पूरा सेल बनाया। ठीक, एक ये हो गया, इसमें फिलीफॉर्म अपेंडेजेस। अगर आप समझ गए हो मैं क्या क्या बोल रही हूं तो फटाफट से नाम लिखना शुरू कर दो। और यहां पर बड़ा न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस यहीं प्रेजेंट है। ठीक, कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? 3, 3, 6 और 2 न्यूक्लियस बीच में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? लेबलिंग करेंगे। ठीक है, चलो लेबलिंग कर लेते हैं। ये तीनों सेल क्या कहलाते हैं? ये दोनों सेल क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये कौन सा सेल है और ये कौन सा सेल है? फटाफट से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ, फिर मैं लिखूंगी। ये तो इजी है यार, पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में लिखा है 7 सेल 8 न्यूक्लियस। जल्दी बताओ। ऊपर वाले 3 एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स। ठीक, बीच में क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई तो न्यूक्लियस है। सेल कौन सा है? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल कौन सा वाला है? ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है, ये बीच का, इट इज ऑल सेंट्रल सेल। ये पूरा क्या है? सेंट्रल सेल। ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस इज द एग। यानी कि अब हमें क्या मिल गया है? फीमेल गैमीट मिल गया है। और नीचे वाले 2 जो हैं, दीज आर सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स में मैंने ये क्या बनाया है? फिलीफॉर्म अपैरेटस बनाया है। आई होप सबको याद रहेगा, है ना, हम रिवीजन कर रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखना ये बात। ठीक, फिलीफॉर्म अपैरेटस हो गया, सिनर्जिड हो गया, एग हो गया, पोलर न्यूक्लियस। अब तुम ये देखो कि सेल कितने हैं? 3 सेल नीचे हैं, 3 सेल ऊपर हैं और 1 सेल ये है। एंटीपोडल कितने हैं? 3। एंटीपोडल कितने हैं? 3। सेंट्रल सेल कितना है? 1। सिनर्जिड कितने हैं? 2। एग कितना है? 1। सिनर्जिड 2, एग 1, सेंट्रल सेल 1, 3 एंटीपोडल। टोटल कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने सेल हुए? 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने? बीच में 2, ऊपर 3, 3 और 2 5 और नीचे 3, 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएटेड। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिस पर पीवाईक्यूज हैं, जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डन, इतनी बात क्लियर हो गई। हम ये यहां तक बना के ले आए थे, यहां से आगे ये आया है, यहां से ये ऐसा हो गया। ठीक, पिछला वाला दिखा दूं? पिछला वाला ये है। ठीक है, तो हमने ये क्या कर लिया है? हमने कर लिया है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस से हमने फीमेल गैमीट बना लिया है। ये पूरा का पूरा क्या बन गया हमारा? एम्ब्रियो सैक। और फीमेल गैमीट कहाँ? ये एग। ठीक है, इतनी बात खत्म। यहां पर हो गया आपका गाइनोशियम। मेगास्पोरोजेनेसिस मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये ऑलरेडी ड्रॉ करके, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रही हूँ। एनसीईआरटी में आपके पास ये डायग्राम ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप एक बार अपना पढ़ के इस डायग्राम के साथ टैली कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, सो व्हाट इज पॉलिनेशन? व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम
एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। अब ये ट्रांसफर कैसे होगा? तो बेसिकली ये ट्रांसफर दो टाइप से होता है। बेसिकली ये ट्रांसफर दो टाइप से होता है। एक होता है बायोटिक तरीके से और एक होता है एबायोटिक तरीके से। ठीक, बायोटिक में ये ट्रांसफर कौन कौन करता है फटाफट से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। सबसे ज्यादा कौन ट्रांसफर करता है पोलन ग्रेन? तो भाई सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स करते हैं, एंट्स करते हैं, और मैक्सिमम नंबर पे कौन करता है? बीज करती है। सबसे ज्यादा बीज करेंगी, पर बायोटिक एजेंट्स में ये सारे आएंगे। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स में ये सारे आएंगे, सबसे ज्यादा बीज करती है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंट्स, बीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक, और बैट हो गया, बैट, स्नेक और स्नेल, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा में। इस पर पहले क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम आ जाते हैं एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर में हमारे पास दो ही हैं। पहला है हमारा वाटर, दूसरा है हमारा विंड। ठीक, वाटर और विंड। अब मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम फटाफट रिवाइज करते चलेंगे जहां पे जो जो चीज आएगी। अब तुम खुद सोचो, अगर मुझे किसी इंसेक्ट को बुलाना है और पॉलिनेशन करना है, तो इसके लिए मुझे फ्लावर अट्रैक्टिव चाहिए, फ्लावर में कलर अच्छा चाहिए, फ्लावर में खुशबू चाहिए, फ्लावर में नेक्टर चाहिए, तभी तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लालच में आएगा तो अपने पास पोलन लेगा तो स्टिग्मा के पास जाएगा दूसरे फ्लावर में और ट्रांसफर ऑफ पोलन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं। तो रिवॉर्ड आप किसको दोगे? जो लिविंग है उसी को रिवॉर्ड चाहिए। अब हमसे नॉन लिविंग थिंग्स तो रिवॉर्ड नहीं मांगती है ना, हम भी सेल्फिश, हम भी कुछ देते लेते तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको कुछ रिवॉर्ड चाहिए। तो इनके लिए हर प्लांट में क्या क्या होना जरूरी है? ब्राइट कलर्ड पेटल, ब्राइट कलर्ड पेटल्स चाहिए। ठीक है, इसके बाद बहुत अच्छी खुशबू आनी चाहिए, है ना। खुशबू क्यों आनी चाहिए? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सो इट शुड हैव फ्रेग्रेंस, इट शुड हैव फ्रेग्रेंस। ठीक, दूसरी चीज, जो स्टिग्मा है, ठीक, वो स्टिकी होना चाहिए, तभी उसके ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म बैठेगा तो स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाए क्या? हमारा पोलन, जो ये पॉलिनेटिंग एजेंट लेके आया है। तो स्टिग्मा को भी जरूरत है स्टिकी होने की। स्टिकी स्टिग्मा, ठीक है। पॉलिनेशन के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। ओपन फ्लावर हो तभी तो पॉलिनेशन होगा। क्लोज फ्लावर होगा तो उसके अंदर कहां से इंसेक्ट जाके बैठेगा? ओपन फ्लावर चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए? कुछ रिवॉर्ड, जैसे कि नेक्टर। ठीक, रिवॉर्ड टू पॉलिनेटिंग एजेंट। लेकिन अगर हम वाटर पॉलिनेशन में और विंड पॉलिनेशन में आए तो सबसे ज्यादा विंड पॉलिनेटेड देखा जाता है। विंड पॉलिनेटेड में क्या क्या चाहिए होता है? विंड पॉलिनेटेड में आपको चाहिए ऐसे पोलन जो कि कैसे हो? हवा में उड़ने लायक, लाइट वेटेड, लाइट बॉडी पोलन होने चाहिए। लाइट वेटेड पोलन चाहिए। ठीक, लाइट वेट होने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? लाइट वेट होने के साथ साथ साइज में छोटा होना चाहिए, स्मॉल इन साइज। पोलन स्मॉल होगा साइज में तभी उड़ पाएगा। ओके, अब ये पोलन उड़ के तो जा रहा है, इसको रिसीव करने वाला स्टिग्मा स्टिकी चाहिए। दूसरा, अब यार पोलन ग्रेन इतने सारे हवा में उड़ रहे हैं तो कोई से कहीं पे गुम भी तो सकते हैं। अगर गुम गए तो फिर कैसे पॉलिनेशन होगा? इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे अमाउंट में पोलन ग्रेन रिलीज हो। सो पोलन ग्रेन शुड रिलीज न्यूमरस पोलन। बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज होना चाहिए। ठीक है,
और क्या होना चाहिए, और बताओ जल्दी, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? विंड पॉलिनेटेड के लिए और क्या होना चाहिए? स्टिकी स्टिग्मा हो गया, पोलन का नंबर ज्यादा, पोलन लाइट वेट होना चाहिए, फ्लावर ओपन होना चाहिए, फ्लावर ओपन होना चाहिए, तभी तो रिसीव करेगा। क्लोज फ्लावर में कैसे करेगा? अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि फ्लावर ओपन होना चाहिए, फ्लावर ओपन होना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ ओपन फ्लावर और क्लोज्ड फ्लावर। ओपन फ्लावर को बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लोज्ड फ्लावर को बोलते हैं क्लेस्टोगेमस। ठीक है, चलिए, चेस्मोगेमस बोला मैंने और क्लेस्टोगेमस बोला, लिख दूं क्या? यहां लिख देती हूं, ओपन फ्लावर चेस्मोगेमस होता है और क्लोज्ड फ्लावर क्लेस्टोगेमस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को इसमें? ये वाली बात मैंने अलग से बताई है तो ये अलग से याद रखना। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं किस पर? ये जो मैंने आपको बताया इंसेक्ट से, बी से, इनके कुछ टेक्निकल नाम है, वो क्या है? बायोटिक एजेंट्स, एंटोमोफाइली कहलाएगा, इंसेक्ट से पॉलिनेशन हुआ एंटोमोफाइली। चिरोप्टेरोफाइली कहलाएगा अगर बैट से पॉलिनेशन हुआ। अगर बर्ड से हुआ तो ऑर्निथो, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स और ऑर्निथोफाइली इज द पॉलिनेशन बाय द बर्ड्स। ठीक है, ओफियोफाइली इज फॉर द स्नेक, चंदन में होता है ऐसा, चंदन के पेड़ में। मायरमेकोफाइली इज विथ एंट एंड मेलेकोफाइली इज विथ स्नेल। ये टेक्निकल नाम तो यार याद करने पड़ेंगे। मैं साइड हो जाती हूँ, 2 मिनट के लिए लिख के रख लो, हालांकि सारे नहीं पूछे जाएंगे, कुछ ही पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा उसमें से भी एनीमोफाइली पूछा जाता है, एंटोमोफाइली भी पूछ लेते हैं, हाइड्रोफाइली ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट पहचान सको। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में क्या है कि हमने ये तो देख लिया कि ये बायोटिक हो गया, बायोटिक हो गया, विंड से हो गया, वाटर से हो गया, बर्ड से हो गया, इंसेक्ट से हो गया, एंट से हो गया, बैट से हो गया, स्नेक से हो गया, स्नेल से हो गया। ठीक, ठीक है। अब कभी कभी सीडो पॉलिनेशन भी हो जाता है, झूठ मूठ का पॉलिनेशन भी हो जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक होता है सीडो कॉप्युलेशन, एक होता है सीडो कॉप्युलेशन, जहां पर कोल्पा बी और ऑर्किड इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? कोल्पा बी का मेल, अक्सर लड़कों की आदत होती है लड़कियों के पीछे जाने की, थैंक यू, लड़कों की ही आदत होती है लड़कियों के पीछे जाने की, अक्सर ऐसा देखा गया है। हालांकि उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो जब ये याद रखना कि जब भी सीडो कॉपुलेशन, झूठ मूठ का कुछ हुआ होगा तो जरूर लड़का ही लड़की के पीछे गया होगा। तो कौन लड़का गया? इट वॉज द मेल कोल्पा बी। मेल कोल्पा बी जो है वो ऑर्किड को देख के ऐसा सोच लेता है, ऐसा अज्यूम कर लेता है ऑर्किड की खुशबू से, ऑर्किड के अपीयरेंस से, कि वो फीमेल कोल्पा बी है। ठीक है, मेल कोल्पा भी कहीं से आ रहा था, उसको लगा कि ऑर्किड लगा हुआ है, अरे वाह ये तो फीमेल कोल्पा भी है, लेकिन इसे बेचारे को गलतफहमी हो गई है। जैसे किसमें हुई थी? जल्दी बताओ, ऐसा कहां हुआ था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कंगना रनावत की मूवी थी, कौन सी मूवी थी? मैं घनी बावड़ी हो गई, वही वाली मूवी थी, समझ गए? वहां पर हो जाता था ना शर्मा जी को कंफ्यूजन हो गया कि अरे ये तो मेरी तन्नू है, पर वो तन्नू नहीं थी, है ना, इसलिए पिटाई हो गई। अब ये बेचारे पेड़ पौधे पिटाई विटाई नहीं करते, सीधे साधे लोग हैं। कोल्पा बी को भी ऐसे ही लगा कि ये मेरी तन्नू है ऑर्किड को देख के, और वो कोशिश करता है कॉपुलेशन करने की विद द ऑर्किड। इसे कहते हैं सेक्सुअल डेसिट, इसे कहते हैं सेक्सुअल डेसिट, सेक्सुअल डेसिट कहते हैं। यहीं पे बना देती हूँ, नहीं यहां पे नहीं बनाती हूँ, देखो मेल कोल्पा बी, मेल कोल्पा बी, ठीक है, मेल कोल्पा बी घूमता घूमता उड़ता उड़ता पहुंच गया एक ऑर्किड के पास। ठीक, जब इसने ऑर्किड को देखा, अब मैं सुंदर ऑर्किड तो नहीं बना पाऊंगी, ऐसी बना पाऊंगी, बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगी। ऑर्किड को देख के इसे लगा, इसने ये सोचा, ठीक है, ये क्या सोच रहा है? ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि
ये तो मेरी कोल्पा है, ये तो मेरी कोल्पा है, मतलब इसको ये अज्यूम हो गया कि ये मेरी कोल्पा भी है, जबकि असलियत आंखें खुली तो क्या है, ये है ऑर्किड। ठीक, असलियत में ये ऑर्किड है, इस बेचारे को नहीं पता, ये गया, ये कॉपुलेशन करने की कोशिश करेगा, उसी से इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सीडो कॉपुलेशन। और इस ये जो कुछ भी हो रहा है कि एक दूसरे स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीशीज के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, कॉपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल डेसिट। ठीक, अब हम आते हैं कहां पर, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज स्यूडो कॉपुलेशन। ठीक, अब एक और प्रोसेस यहां पर दी हुई है, वो प्रोसेस कौन सी है, हाइपेंथोडियम की। कौन सी प्रोसेस, हाइपेंथोडियम की, जहां पर क्या होता है, हाइपेंथोडियम का फ्लावर ऐसा होता है, हाइपेंथोडियम का जो फ्लावर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा फ्लास्क शेप टाइप का। इसमें यहां पर ओपनिंग होती है, इसको कहते हैं ऑस्टियम। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, यहां पर कुछ स्टेराइल फ्लावर है, ये क्या है, स्टेराइल फ्लावर। ठीक, ये भी स्टेराइल है जो मैंने येलो से बनाया है। ठीक है, और इसके बीच में यहां पर फीमेल फ्लावर है। ठीक, और यहां पर मेल फ्लावर है। ये इसी फैशन में इसके अंदर फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक, कहीं से घूमती फिरती मदर बी आई। ठीक है, दिस इज मदर बी। मदर बी अपने साथ पोलन लेके आई है। अब देखो क्या करेगी, जब ये मदर बी इसके फ्लावर के अंदर आएगी और फीमेल स्ट्रक्चर पे बैठेगी तो यहां पर अपने एग्स दे देगी, यहां पर अपने एग्स रिलीज कर देगी फीमेल फ्लावर्स के ऊपर। ठीक है, और यहां से वापस चली जाएगी, उड़ के ये वापस चली गई। ठीक, जब आई थी तो क्या लेकर आई थी, तो अपने साथ एंथर पोलन लेकर आई थी। पोलन इसने फीमेल फ्लावर को दे दिए, साथ में अपने एग भी दे दिए और चली गई। पोलन तो लाई थी लेकिन एग्स भी लाई थी, दोनों फीमेल फ्लावर को दे दिया और चली गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये एग्स बड़े होंगे, ये एग्स जो हैं वो बड़े हो गए, एग्स हैच हो गए और एग्स में से क्या निकली, छोटी सी बी निकली, विच वॉज कॉल्ड एज बेबी बी। बेबी बी जब बड़ी हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये तो पहले मैच्योर हो गए थे, इसमें फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया था इसलिए उसने रिसीव कर लिया था अपना पोलन। लेकिन जिस समय मदर भी आई थी उस समय मेल फ्लावर मैच्योर नहीं थे इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ। पर जब तक बेबी भी बड़ी हुई तब तक मेल फ्लावर मैच्योर हो गए और बेबी भी वापस से इनके पास से अपना पोलन कलेक्ट करके उड़ने चली जाएगी दूसरे फ्लावर में। ठीक है, ऐसा इस तरीके का पॉलिनेशन जो है वो हाइपेंथोडियम में देखा जाता है। मैंने आपसे यहां पर एक बात बोली कि मेल और फीमेल जो फ्लावर्स थे वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर हुए, तो इसकी मैच्योरिटी पर भी क्वेश्चन आता है। अगर ध्यान से सुनना, इस पर भी क्वेश्चन आता है, अगर फीमेल पोर्शन पहले मैच्योर हो जाए यानी कि गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाए, गाइनोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों थे लेकिन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों थे लेकिन मैच्योर सिर्फ फीमेल वाला पार्ट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। और अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट, तो उसको बोलेंगे प्रोटोएंड्री।
प्रोटोगाइनी फॉर गाइनोशियम पहले मैच्योर हुई, प्रो मतलब पहले, गाइनोशियम यानी कि गाइनी मतलब गाइनोशियम, तो पहले गाइनोशियम हुई तो प्रोटोगाइनी, पहले एंड्रोशियम हुआ तो प्रोटो एंड्री। इतनी बात क्लियर सबको? इतनी बात क्लियर सबको? ये बात अलग से ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाइपेंथोडियम हो गया, ये है हाइपेंथोडियम, ठीक है, और ये है सीडोकॉप्युलेशन। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट मूव ऑन करें। चलो मूव ऑन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन क्या पिस्टल के साथ जब इंटरैक्शन होगा तो क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या क्या होगा। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में क्या होता है, उसके लिए, उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये स्टिग्मा है, ठीक है, इसमें यहां पर आया पोलन ग्रेन, ये आया पोलन ग्रेन, ठीक। पोलन ग्रेन आया तो पोलन ग्रेन को जब स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा, आपको पता है पोलन ग्रेन के अंदर जो प्रोटीन है और स्टिग्मा के अंदर जो प्रोटीन है, अगर ये एक जैसे प्रोटीन होंगे एक ही फ्लावर के तो ही पोलन ट्यूब बनेगा, नहीं होंगे तो नहीं बनेगा। ऐसा किसने बताया? इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि बोरॉन होगा, जैसे कि कैल्शियम होगा। अब बोरॉन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, यहां लिख दे रही हूं, बोरॉन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि एक मिनट, रिस्ट्रिक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अगर इसको जमा नहीं, अगर इन दोनों का प्रोटीन सेम नहीं हुआ तो पोलन ट्यूब बनने नहीं देगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब पोलन ट्यूब बनाते हैं। अगर पोलन ट्यूब बना, अगर पोलन ट्यूब बना तो वो ऐसे बनेगा, ठीक, जिसमें सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सबसे आगे कौन है? सबसे आगे तो चलेगा साइटोप्लाज्म, सबसे आगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के पीछे कौन होगा? साइटोप्लाज्म के पीछे होगा वेजिटेटिव सेल, ठीक, और दूल्हा बाद में आता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं, मेल गैमीट जो है वो बाद में आएंगे। मेल गैमीट ये है, ठीक है। इसी तरीके से पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है। तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है बेटा, वो किस पर डिपेंड करती है? पोलन ट्यूब की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है? पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, पहले तो वो एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं इट ग्रोज टूवर्ड्स द टिप। इसकी टिप जो है वो आगे आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसकी ग्रोथ कहां पर हो रही है? टिप पर। तो हम इसे बोलेंगे कि ग्रोथ कैसी है? अपाइकल ग्रोथ शो कर रहा है। और बेटा जा कहां रहा है, कहां जाएगा? ये जाएगा कहां पर? सिनर्जिड्स के। सिनर्जिड्स जो है वो केमिकल रिलीज करते हैं, तो उस केमिकल के पीछे पीछे चला जाता है, ये सेंस कर लेता है उस केमिकल को। तो हम ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं जो केमिकल के डायरेक्शन में होता है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये जो हमारा पोलन ट्यूब है, इसकी ग्रोथ कैसी है? कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक ग्रोथ है, ठीक है। पोलन ट्यूब जब आगे जाएगा तो नीचे यहां पर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। क्या बोला मैंने? ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक तो खैर वो बाद में बनेगा, अभी तो वहां पर एग रखा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये ओव्यूल इसी तरीके से ग्रो हो रहा है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, किसकी तरफ? टूवर्ड्स सिनर्जिड्स। कहां ग्रो कर रहा है? टूवर्ड्स
सिनर्जिड्स, हमेशा सिनर्जिड्स से रिलीज होने वाले केमिकल की तरफ ग्रोथ होगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, आगे आगे चलेगा साइटोप्लाज्म पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर वेजिटेटिव सेल और तीसरे नंबर पर चलेगा मेल गैमीट। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो ट्यूब में, पोलन ट्यूब में आने के बाद क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? नाउ इट इज कॉल्ड एज ट्यूब न्यूक्लियस। ये आप कहलाएगा ट्यूब न्यूक्लियस। धीरे धीरे पोलन ट्यूब कहां जाएगा? ओव्यूल से एंटर करेगा। ठीक है, ओव्यूल से एंटर करेगा। तो चलो भाई देखते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पोलन ट्यूब का बनना, पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो कहलाता है साइफेनोगेमी। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? साइफेनोगेमी। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल इज फ्रॉम 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन से हो सकती है। पहला, अगर ये एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से हुई तो क्या कहलाएगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। जिसको माइक्रोपाइलर एंड का नहीं पता वो मुझे बताओ कि अगर चलाजल एंड से एंट्री हुई हमारे पोलन ट्यूब की ओव्यूल में तो क्या कहलाएगा? और जिनको ये नहीं पता वो मुझे ये बता दो कि अगर एंट्री हुई कहां से, देखो एक तो माइक्रोपाइल से चला गया, एक चलाजल एंड से चला गया, अब क्या बचा? अब बचा इंटेग्यूमेंट। अगर इंटेग्यूमेंट से एंट्री हुई तो क्या कहलाएगा? इफ इट एंटर्स फ्रॉम इंटेग्यूमेंट तो क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइलर एंड से गया तो कहलाएगा पोरोगेमी। ठीक, पोरोगेमी। अगर चलाजल एंड से गया तो कहलाएगा चलाजोगेमी। और अगर इंटेग्यूमेंट से गया तो कहलाएगा मीजोगेमी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेंगे कि माइक्रोपाइलर एंड से अगर पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल के अंदर तो व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? ऑप्शन में पोरोगेमी, मीजोगेमी, चलाजोगेमी। अब माइक्रोपाइलर एंड है तो पोरोगेमी, माइक्रोपाइलर एंड है तो पोरोगेमी, चलाजल एंड है तो चलाजोगेमी, और अगर इंटेग्यूमेंट है तो क्या कहलाएगा? मीजोगेमी। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये चला तो गया हमारा कौन? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब गया होगा तो अपने अंदर क्या ले गया होगा? साइटोप्लाज्म, ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस के बाद मेल गैमीट। ठीक है, तो चलो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर हम ये पहुंचा देते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब यहां से एंटर कर गया। ठीक है, हमारी जो ओवरी है इसमें सेल कौन कौन से हैं? ये हैं एंटीपोडल सेल, ये हैं सिनर्जिड्स और ये है एग। ये हो गए एंटीपोडल्स और ये हो गया हमारा पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई हो गए। क्लियर? कोई दिक्कत इतने में? अब यहां से ये जो पोलन ट्यूब है ये पोलन ट्यूब बर्स्ट करेगा। पोलन ट्यूब को खुलना पड़ेगा ना यार, तो जैसे ही सिनर्जिड के पास जाके जो मिलेगा तो बर्स्ट कर जाएगा। जैसे ही बर्स्ट करेगा तो एक सिनर्जिड, वन सिनर्जिड क्या होगा? डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, या डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक, अब क्या हुआ कि ऐसे ये जब हुआ तो यहां से रिलीज हो गए हमारे क्या? मेल गैमीट दोनों। वेजिटेटिव सेल भी टूट गया, साइटोप्लाज्म भी गया, एक सिनर्जिड भी गया। अब वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था और इस सिनर्जिड का जो न्यूक्लियस था वो कोई डार्कली स्टेन्ड बॉडी की तरह यहाँ प्रेजेंट दिखेंगी, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं है। वो डार्कली स्टेन्ड बॉडीज कहलाती हैं एक्स बॉडीज। ठीक, एक्स बॉडीज कहलाती हैं, एक्स बॉडीज कहलाती हैं। साइंटिस्ट ने उसका नाम एक्स बॉडी इसलिए रखा था क्योंकि जब शुरू में उसको देखा तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ये क्या है, कहां से आ गया, कौन सी बॉडी है। बाद में समझ में आया कि वो एक न्यूक्लियस सिनर्जिड का है और एक न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का। ठीक, उसको छोड़ो, आपके काम की चीज
मेल गैमीट पे आ जाओ। एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। जब एग के साथ फ्यूज होगा ना बेटा, जब एग के साथ फ्यूज होगा ना बेटा, तो एग के साथ फ्यूज ही तो कराना था, इसीलिए तो इतनी कहानी रची थी। तो एग के साथ जब फ्यूज कराया तो ये कहलाएगा सिंगेमी। ठीक, सिंगेमी क्या है? सिंगेमी इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट एंड एग। ठीक, ये क्या हो गया? सिंगेमी। लेकिन जब दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट, ये दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और ये एक मेल गैमीट आपस में मिले, तो 3 न्यूक्लियस मिल गए, तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जहां पर क्या हुआ, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज विथ 1 मेल गैमीट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। एंटीपोडल सेल्स लेटर ऑन डीजनरेट हो जाएंगे, खाना देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे इनको, ठीक है, जो फ्यूज हुए हैं इनको। अब ये जाइगोट बन गया होगा ना, इसलिए तो खाना वाना देंगे, नरिशमेंट देंगे, बाद में डीजनरेट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर आपने 2 प्रोसेस देखे, ये दोनों प्रोसेस क्या हैं? ये दोनों प्रोसेस हैं ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी। तो ट्रिपल फ्यूजन, अच्छा प्लॉइडी बताने की जरूरत तो नहीं है, प्लॉइडी आपको याद रहेगी। ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी, प्लॉइडी याद रहेगी। बता दूं क्या एक बार? बेटा देखो, सिंगेमी में जो जाइगोट बनेगा उसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, एक मेल गैमीट का और एक एग का, तो इसकी प्लॉइडी यहाँ पर 2n, लेकिन इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट, तो इसकी प्लॉइडी 3n हो जाएगी बेटा। ठीक है, 2 पहले से न्यूक्लियस थे ना, तो ये वो हो गई 3n, ये हो गई 2n। ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी मिलाकर 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 क्या कहलाते हैं? मिलाकर कहलाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। और जो सिंगेमी हुई थी ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट यहां पर, ठीक है, जो सिंगेमी हुई थी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट यहां पर, ये अकेला एक था बेटा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये था फर्टिलाइजेशन, प्लस सिंगेमी भी हुई, तो उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने कह दिया सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन, अकेला सिंगेमी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? पूरी कहानी रची गई थी, पूरी कहानी क्यों रची गई थी? इस डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। तो टेंटन एंड ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, चलो हो गया इतना, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओहो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ओवरी राइपन होके फ्रूट बनेगी और ओव्यूल राइपन होके सीड बनेगा। सीड और फ्रूट की कहानी कहते हैं, ठीक है। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें क्या होगा? उसमें एक तो होगा आपके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, जो सेल्यूलर भी हो सकता है या फिर न्यूक्लियर भी हो सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अगर सेल्यूलर हुआ, इसके अंदर बहुत सारे सेल 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 रहे, तो एवरी कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तभी तो सेल 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 बने, नहीं तो न्यूक्लियस 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 होते सिर्फ कैरियोकाइनेसिस अगर हुआ होता। बट बेटा कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी हुआ, दैट्स व्हाई सेल बन गए। एग्जाम्पल है कोकोनट की मलाई जो आप खाते हो, द फ्लैश ऑफ द कोकोनट। लेकिन अगर ये एंडोस्पर्म, ठीक, ये एंडोस्पर्म न्यूसेलर रह गया, न्यूसेलर रह गया, न्यूक्लियर सॉरी न्यूसेलर बोल रही हूं, न्यूक्लियर रह गया, तो वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बनते जाएंगे, न्यूक्लियस बनते जाएंगे, सेल्स बन ही नहीं रहे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस बना बना के क्या है ये? कोकोनट का वाटर। इट इज द वाटर ऑफ द कोकोनट। आपको ऐसा दिमाग में तो नहीं आ रहा एंडोस्पर्म कहां से आया? बताना मैं भूल गई हूं, वैसे एक बार बता देती हूँ। ये जो ट्रिपल फ्यूजन से बना था ना, ये यहां पर एंडोस्पर्म है,
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट इवेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस। एक तो अपन ने एंडोस्पर्म बनाया, दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो डाइकॉट्स में क्या होता है, ये एक सेल है, ठीक, पहले ये दो सेल बनाएगा, एक एम्ब्रियोनल सेल कहलाएगा, एक सस्पेंसर सेल कहलाएगा। ऊपर वाला छोटा वाला एम्ब्रियो, क्योंकि छोटा एम्ब्रियो ही रहा होगा, और सस्पेंसर सेल जो है वो बड़ा वाला है। ये 2 सेल से 4 सेल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 सेल से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 सेल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 सेल से 8 सेल स्टेज आएगी, फिर एक ग्लोब्यूल जैसी स्टेज आएगी जहां बहुत सारे सेल होंगे। इसके बाद अर्ली हार्ट बनेगा, कुछ एक हार्ट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, कुछ एक हार्ट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके का, ठीक। इसके बाद टॉर्पेडो स्टेज, टॉर्पेडो के बाद डाइकोटिलेडनस स्टेज, डाइकोटिलेडन्स वाली स्टेज बन जाएगी जिसमें 2 कोटिलेडन्स हो, ठीक, जैसे कहां देखा जाता है, चने में, चना सबने देखा है, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं समझ में आया है, तो बेटा ये वाला पोर्शन डिटेल में देखने से ही समझ में आएगा। दिस इज ऑल गुड विद द रिविजन। अब हम अगर मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में ये हमारा जाइगोट 2 सेल में डिवाइड करेगा, ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी, जब डिवाइड करता जाएगा ग्लोबुलर स्टेज आएगी। ग्लोबुलर स्टेज के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं दिख रहा तो मैं बना देती हूं, ऐसा, ठीक, ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, एक कोटिलेडन ये है बेटा और एक कोटिलेडन ये है, ठीक, ये झुक गया है ना, एक कोटिलेडन अंदर आ गया, दूसरा कोटिलेडन उसके ऊपर आ गया। अब यहां पर इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल प्रिम्यूल यहीं पे होंगे जो ढके होंगे कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा से, एक प्रोटीन की लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे एल्यूरोनिक लेयर, और ऊपर की सतह पर यहां पर भरा होगा एंडोस्पर्म। एनसीईआरटी में फटाफट से डायग्राम देख लेंगे, ये वाला डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बाहर जो है वो है पेरिकार्प, बाहर की तरफ क्या है, पेरिकार्प, बाहर की तरफ है पेरिकार्प। पेरिकार्प 3 चीजों में डिवाइड कर जाती है, पेरिकार्प 3 लेयर्स में डिवाइड कर जाती है, ठीक है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ठीक, इट डिवाइड्स इनटू 3 लेयर, ये 3 लेयर्स में डिवाइड कर जाएगी। लेकिन यहां पर नहीं करी, यहां पर पेरिकार्प रह गई, अंदर यहां पर ये बड़ा वाला जो भरा हुआ है दिस इज एंडोस्पर्म। एक आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी बाहर की तरफ, वो है एल्यूरोनिक लेयर, एल्यूरोनिक लेयर जो कि रखती है अपने पास बहुत सारा प्रोटीन भर भर के, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आओगे तो नीचे यहां पर ये जो है दिस इज द स्क्यूटुलम, और यहां पर प्लूम्यूल और रेडिकल लिखे दिख रहे हैं। प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल, रेडिकल के ऊपर कवर करने वाला कोलियोराइजा। आर से रेडिकल, कोलियोराइजा में आर है, प्लूम्यूल में एल है और कोलियोप्टाइल में एल है, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, स्ट्रक्चर्स बने। नेक्स्ट अपन आते हैं फ्रूट पे, ठीक। तो फ्रूट में मैंने आपसे कहा कि जो पेरिकार्प होता है बेटा, फ्रूट बेसिकली क्या है, फ्रूट है हमारी राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। अगर ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनी है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन जाए, यानी आपने फर्टिलाइजेशन नहीं कराया लेकिन ओवरी के अंदर बहुत सारा हार्मोन इंड्यूस किया ताकि वो स्वेलअप हो जाए, स्वेलअप होकर के वो अपना फ्रूट बना ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट फॉर्म होगा तो उसके अंदर सीड नहीं होगा, जैसे कि बनाना, जैसे कि ग्रेप्स, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस, formation of fruit without fertilization, फर्टिलाइजेशन किया नहीं, फ्रूट बना दिया तो सीड नहीं होंगी। एक क्वेश्चन इस पे बनता है कि बताओ कौन सा फ्रूट अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, which fruit lose its economic importance
इफ इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी अगर आपने उसमें पार्थेनोजेनेसिस करा दी? पार्थेनोजेनेसिस से बेसिकली क्या होता है, सीडलेस फ्रूट मिलता है। तो बेटा देखो वहां पर तो ये बहुत अच्छा है जहां पर हमको सीड की परेशानी होती है। अब सोचो वाटरमेलन को अगर हम कर दें भाई कि इसमें सीड ही ना हो कोई, तो कितना मजा आएगा, है ना, सीधा सीधा खा सकते हो। लेकिन पोमेग्रेनेट खाया है, अनार खाया है, तो अनार में जो आप खाते हो, आई होप आपको पता होगा, जो आप खाते हो वो बेसिकली क्या होता है बेटा, वो सीड ही होता है उसका। अगर आपने पोमग्रेनेट, जो बेचारा अपने सीड आपको दे रहा था खाने के लिए, पोमग्रेनेट को ही आपने कन्वर्ट कर दिया, पार्थेनोजेनेसिस से बना दिया, तो सीड खत्म तो एडिबल पोर्शन खत्म तो भाई उसकी इतनी सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इतना महंगा फल है, इतना अच्छा फल है, इतने काम का फल है, उसकी तो आपने ऐसी तैसी कर दी। तो ऐसी तैसी नहीं करना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो पोमग्रेनेट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि वहां पर एडिबल पोर्शन सीड है। ऐसे किसी भी फ्रूट में अगर एडिबल पोर्शन सीड है तो उस पर यह क्वेश्चन लागू हो सकता है। और पार्थेनोजेनेसिस के फिर फायदे क्या हैं? कमी तो हमें समझ में आ गई। फायदे ये हैं कि आपको बढ़िया बढ़िया फ्रूट खाने को मिलेगा जिसमें सीड ना हो, तो कितना इजी जीवन हो जाएगा, है ना, मतलब हमको बहुत सब कुछ इजी चाहिए। चलो अब मैंने आपको एक चीज बता दी थी, एपिकार्प। एपिकार्प की बेटा 3 लेयर्स होती हैं। एपिकार्प की 3 लेयर्स होती हैं। वो तीनों लेयर क्या क्या हैं? व्हाट आर दीज 3 लेयर्स? The 3 layers are epicarp, दूसरी है मीजोकार्प, एंड द थर्ड वन इज एंडोकार्प। तो अगर आप मैंगो खाते हैं तो मैंगो का जो छिलका है दैट इज नथिंग बट द एपिकार्प। मैंगो का जो एडिबल पोर्शन है इट इज नथिंग बट दी मीजोकार्प, और जो गुठली है दैट इज एंडोकार्प। हार्ड गुठली जो है वो एंडोकार्प, और उस गुठली के अंदर बेटा सीड है, उस गुठली के अंदर सीड है। तो जो छिलका आपने फेंक दिया एपिकार्प, जो पोर्शन आपने खा लिया मीजोकार्प, गुठली का जो वो हार्ड स्ट्रक्चर है दैट इज एंडोकार्प, उसके अंदर सीड। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फ्रूट जो है डेफिनेटली वो राइपन्ड ओवरी है। फ्रूट क्या है? इट इज दी राइपन्ड ओवरी। फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी। ठीक है। फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम पार्ट अदर देन ओवरी, अगर ओवरी के अलावा किसी पार्ट से बन गया फ्रूट तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। उसे हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। अच्छा, इसको पार्थेनोकार्पी कर लेना बेटा, ठीक है, ये यहां पर पार्थेनोकार्पी कर लेना, ये है ना, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, ठीक है। इसके बाद फ्रूट ओवरी जो है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फ्रूट की वॉल है वो पेरिकार्प है। वो 3 लेयर शो करती है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। आई होप आपको ये यहीं पे याद हो गया होगा जितना हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद हम आते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? इट इज दी सीड जो बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। और ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी से। तो मैडम ये एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? देखो, मैं आपको एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी पहले बताकर और बाद में भी एपोमिक्सिस पे जा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि एपोमिक्सिस को मुझे आपको एकदम सिंपल सीधे टर्म्स में समझाना है। एपोमिक्सिस क्या है? सीड बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। और ऐसा कैसे हो गया कि सीड बन गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई? ऐसा होगा एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी से। एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, इधर देखो, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी होती है, ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में अंदर एम्ब्रियो है और मल्टीपल एग्स बिकम जाइगोट। ये बहुत सारे एग्स हैं जो जाइगोट बन गए अपने आप बिना फर्टिलाइजेशन के, इसको बोलते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल कहां देखा जाता है? सिट्रस में, मैंगो में और ओपुंशिया में, ठीक है।
अगर आपके पास एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो अलग रखा है बीच में, ठीक, और न्यूसिलर है बहुत सारा, ये न्यूसिलस था ना हमारा, ये न्यूसिलस एरिया था, न्यूसिलस में जो न्यूसिलस का न्यूक्लियस था, ठीक, वो क्या हो रहा है, एग्स वहां पर वो क्या बन जा रहा है, वो बन रहा है एग और बन रहा है जाइगोट। तो बहुत सारे जाइगोट फॉर्म हो गए। अगर बहुत सारे जाइगोट अपने आप खुद से फॉर्म हो गए, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया, तो उसको बोलेंगे एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, और ऐसे ही सीड बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। मल्टीपल एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड, मल्टीपल एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इन पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो का बनना। एक ओव्यूल से बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएं तो उसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। सॉरी, इतनी बात क्लियर, सबको क्लियर, कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने अपने आज के इस चैप्टर का कर लिया है रिवीजन। आई होप आपको सारी चीजें वापस से ब्रशन अप हो गई होंगी, वापस से पॉलिश हो गई होंगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली मिल जाएंगे। आपको करना यह है कि आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक पे आपको किसमें रिविजन चाहिए। वो टॉपिक बायोलॉजी का आप मेंशन कर दीजिए, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। और अभी जो स्टूडेंट्स नीट 2023 का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फटाफट से जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, हैप्पी लर्निंग।